हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है अधिगम निरयोक्ता। इससे पहले मैं अधिगम निरयोक्ता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अधिगम निरयोक्ता से सीटेट में हर बार 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस लिहाज से ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। वैसे तो सीटेट के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा क्वेश्चन है, पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। दोस्तों, हमारा इसका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। दोस्तों, पठन वैफल्य क्या होता है? पढ़ने से संबंधित बच्चे को जब दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं पठन वैफल्य। और दोस्तों, ये चीज मतलब अधिगम निरयोक्ता जो होती है यह बीमारी नहीं है, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे को अधिगम निरयोक्ता है तो यह बीमारी नहीं है, बल्कि एक विकार है। क्या है? एक विकार है जिसे उचित अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। अधिगम निरयोक्ता बीमारी नहीं है, विकार है, इसको उचित अभ्यास से दूर किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, इसको शॉर्ट में ADHD भी बोलते हैं, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? दोस्तों, समावेशित का मतलब होता है सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, ठीक है ना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ये होता है समावेशन। तो अत्यधिक संरचनाबद्ध कक्षा, जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। कक्षा में जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। कक्षा में जहां अध्यापक चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा होता है। दोस्तों सॉरी, ये न्यून अवधान अति सक्रियता विकार क्या होता है? तो इसमें जो है बच्चे का ध्यान रखना, ध्यान आसानी से भटक जाता है, ध्यान का आसानी से भटकना। ध्यान का आसानी से भटकना क्या कहलाता है? अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो इसमें बच्चे का ध्यान जो है इधर उधर रहता है, ठीक है, उसका जो फोकस है बिल्कुल एक तरफ नहीं रहता। या अगर वो फोकस करने की भी कोशिश करता है तो उसके पास से कोई गुजर गया या चिड़िया उसने देख ली या कुछ भी ऐसी चीज देख ली तो उसका क्या होता है, ध्यान उसी पे चला जाता है, उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, ठीक है। ये होती है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो कक्षा में जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे पूरे दिन निर्धारित सीट पर बैठे रहें, कोई कार्य ना करें, ठीक है, बस एक कठोर अनुशासन का पालन करें, ये नहीं हो सकता। और जहाँ चिंतन स्तरीय कार्य जटिल मतलब कठिन अनुदेशन द्वारा होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और मौखिक अनुदेशन से भी नहीं होता है। तो कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है, लचीली का मतलब है अपने हिसाब से या बच्चों के हिसाब से, ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, ठीक है, जिस बच्चे की जिस चीज में रुचि होती है वो उसी के अनुसार कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। वह छात्र जिसे पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में, गामक संचरण में, चित्र बनाने में या फिर सुनने में? तो दोस्तों, जैसे पठन से मतलब है पढ़ना, और जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना तो वो पहले हम मन में पढ़ते हैं या मुंह से बोलते हैं, हम उसको तब लिखते हैं। तो पठन वैफल्य पढ़ने व लिखने में है, कठिनाई महसूस होना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा, पढ़ने और लिखने में।
प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्ति को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? श्रवण अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, सबली स्पेक्ट्रम या फिर दृष्टि अक्षमता। दोस्तों दृष्टि का मतलब है देखना, तो यहाँ देखने से संबंधित तो किसी तरह की बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं और ना ही सुनने से संबंधित। और दोस्तों बौद्धिक मानसिक दिक्कत भी नहीं है, ये है सबली स्पेक्ट्रम। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है। देखो जब बच्चा कोई शब्द लिखता है तो बीच में जो है वो शब्दों को खा जाता है, ठीक है, मिस कर देता है या फिर उनको आगे पीछे कर देता है, उल्टा कर देता है, तो वो क्या कहलाती है? वाचन वैफल्य, सवलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार। दोस्तों अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे का ध्यान आसानी से भटक जाता है, तो ये भी नहीं है। अधिगम असहायता ये भी नहीं है। और सवलीनता, सवलीनता का मतलब होता है केवल खुद में गुम रहना। सॉरी, खोए खोए रहना, कक्षा में सबसे अलग बैठना, एकांत में बैठे रहना और अपने विचारों में अपने मन में ही खोए रहना, बल्कि टीचर जो है कुछ भी करा रहा हो, अधिगम करा रहा हो, कुछ चीज़ सिखा रहा हो, ऐसा बच्चा जो है रुचि लेकर उसको जो है ध्यान से पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। तो सबलीनता का मतलब होता है खुद में खोए रहना या फिर अपने विचारों में खोए रहना। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है दोस्तों, यहाँ बात हो रही है बच्चा पढ़ते समय मतलब पठन वैफल्य। पठन मतलब वाचन, वाचन मतलब बोलना, पठन मतलब बोलना, पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज एक ही होती है, पठन और वाचन। तो वाचन वैफल्य हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, वाचन वैफल्य। तो दोस्तों देखो यहाँ क्या कह रहा है, अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, उसको बोलने में ही कुछ दिक्कत हो रही है ना। और जब हम लिखते हैं तो तब कैसे लिखते हैं, उससे पहले हम अपने मन में बोलते हैं या फिर शब्दों को बोलकर लिखते हैं। तो जब बोलने में ही दिक्कत होगी तो लिखा भी गलत ही जाएगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, वाचन वैफल्य। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक मतलब बोलने में परिवर्तित करे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से, ए, बी, सी या डी? दोस्तों आंशिक दृष्टि वाले, आंशिक दृष्टि का मतलब होता है, ये आंशिक नहीं दोस्तों, आंशिक है ना। आंशिक दृष्टि वाले मतलब उसको बच्चे को देखने में कठिनाई है, वो ठीक तरह से देख नहीं पाता है बच्चा, ठीक है। तो उस विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो दोस्तों जब वो ठीक से देख नहीं पाता, उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा, आंशिक का मतलब है उसको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कहीं भी अगर आंशिक का प्रयोग हो तो वहां होता है वो पूरी तरह से अंधा ना होकर या पूरी तरह से जो भी कमी है उसमें पूरी तरह से ना होकर कुछ कमी है। जैसे यहाँ आंशिक दृष्टि है तो वो कुछ मतलब कुछ दूरी तक नहीं देख पाता या सामान्य दूरी तक नहीं देख पाता, उसमें जो है पूरी तरह से वो अंधा नहीं है, बस उसको देखने में कठिनाई होती है। तो उसके लिए क्या उपयुक्त है दोस्तों? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, बिल्कुल। जब प्रिंट बड़े बड़े अक्षरों में छपे हुए शब्द होंगे तो बच्चा उसको आसानी से पढ़ सकता है। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, बिल्कुल ये भी राइट है हमारा। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है ना। छोटे प्रिंट वाले, जब उसको देखने में कठिनाई है तो छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक तो मतलब ही नहीं होता, ठीक। तो सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक, जब देखो दोस्तों जहां उसको बच्चे को सुनने में नहीं देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऐसा अधिगम या ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाएं जहां बच्चा सुनकर ज्ञान को अर्जित कर सकता हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो पाठ को वाक में परिवर्तित कर सकता हो, जो उसको बोलकर बता सकता हो। तो हमारा पहला, दूसरा, चौथा, ये तीनों ऑप्शन जो होंगे राइट होंगे। तो किसमें है ये? ऑप्शन नंबर बी में, पहला, दूसरा, चौथा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, एडीएचडी वाला बच्चा किस तरह की विशेषता को दर्शाता है? बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति,
आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था अति सक्रियता वाले बच्चे के बारे में, न्यूनता अवधान कमी अति सक्रियता वाले एक बच्चे के बारे में। इन बच्चों का क्या होता है, ध्यान आसानी से भटक जाता है। क्या होता है, ध्यान आसानी से भटक जाता है। बल्कि जो बच्चे कक्षा में बिल्कुल एकदम से शांत बैठे रहते हैं या एकांत में बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको कौन सा विकार होता है या उनकी कौन सी विशेषता होती है, उनको संलीनता विकार होता है। लेकिन यहाँ बच्चे का ध्यान जो है आसानी से भटक जाता है, तो आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, उसे अपने सहपाठियों की कॉपियों का काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए कि लो भाई बच्चे और किसी की कॉपी ले लो, कोई बच्चा इसकी कॉपी ले लो और इसका वर्क जो है वो पूरा कर दो, या ऐसा करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानिए, देखो रमन कक्षा 4 में है, उसको कम दिखता है। यहाँ बात हो रही है दृष्टिबाधित बच्चे की, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है। ठीक है, उसको कम दिखाई देने की शिकायत है, तो उसको पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। तो एक अध्यापक होने के नाते आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी ये कमी या इस कठिनाई को दूर किया जा सके? उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए? दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी ऑप्शन जो हो बिल्कुल गलत होता है, रॉन्ग होता है। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए? दोस्तों ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, कभी भी बच्चों को छूट नहीं देनी चाहिए। बच्चा अपना काम स्वयं करेगा, बस उसको जो है एक ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा रुचि लेकर पढ़े। ठीक है, लेकिन उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ना कि सहपाठियों को कॉपियां दे दें कि इसका काम उतार दो, दोस्तों ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए बच्चा, ताकि सुन सुनकर ज्ञान को अर्जित कर सके। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनेंगे या बनाएंगे? प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे? प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे? लेखन कार्य का समय घटा देंगे? दोस्तों एक चीज और नोट करना, एक बात और ध्यान रखना कि अधिगम निःशक्तता या अधिगम अक्षमता ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी को भी हो सकती है। जरूरी नहीं वो सामान्य बच्चा हो या मंदबुद्धि हो उसी को इनमें कठिनाई आती है। ये प्रतिभाशाली बच्चे को भी हो सकती है, जैसे हकलाना या तुतलाना। ठीक है, और दोस्तों अधिगम अक्षमता का सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने करा था? अधिगम अक्षमता का सबसे पहले जो प्रयोग करा था इस शब्द का, वो 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। दोस्तों अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनेंगे, ये तो और भी ज्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड देंगे? दोस्तों नहीं। प्रदत्त कार्य का मतलब होता है गृह कार्य। ठीक है, कौन सा? गृह कार्य। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, ये भी नहीं दोस्तों। लेकिन लेखन कार्य का समय घटा देंगे, हाँ ये है बिल्कुल हमारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? समावेशन मतलब मैंने बताया था सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, मंदबुद्धि, सामान्य, अधिगम निःशक्तता, अधिगम अक्षमता, अधिगम विकारों वाले सभी बच्चों को एक कक्षा में, एक विद्यालय में एक साथ पढ़ाना ही समावेशन कहलाता है। तो इन ऐसे बच्चे को सभी के साथ पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना? दोस्तों नहीं।
ऐसा कोई भी जो ऑप्शन हो, सख्त हो, कठोर हो, दंडित करने वाला हो, वो बिल्कुल नेगेटिव होता है, तो उसको देखते ही काट देना। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध करवाना, ये हो सकता है। पाठ्यांश में मौजूद प्रश्नगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, दोस्तों ये भी नहीं लग रहा। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, दोस्तों मानकीकृत, जहां ध्यान रखना मानकीकृत आ जाए वो हमारा ऑप्शन गलत होता है। मानकीकृत का मतलब होता है जो एक नियम से वो जो चीजें बना दी गई हैं अब सभी बच्चों पर वो चीजें थोप दी जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग मानकीकृत होते हैं, तो इसका ध्यान में रखते हुए जो है आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ये भी कट जाता है। लेकिन अब देखो गुणज वैफल्य, गुणज वैफल्य का मतलब होता है गुना करने में या गणितीय संक्रिया करने में बच्चा, गणितीय संक्रिया करने में बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, परिकलन, परिकलन का मतलब होता है दोस्तों गुना भाग, परिकलन का मतलब क्या होता है, गुना भाग, ये सब जोड़ घटाओ, ये सब परिकलन में आते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध करवाना, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। स्पार्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, श्यामपट्ट सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। दोस्तों स्पर्शिक ग्लोब का मतलब होता है, आपने ग्लोब देखा होगा जो लोगों की टेबल पर रखा जाता है, ज़्यादातर अधिकारियों की टेबल पर रखा रहता है, आपके स्कूल में भी होगा प्रिंसिपल की टेबल पे। पृथ्वी का जो होता है, पूरी पृथ्वी का गोल एक बॉल टाइप में रखी होती है, उसको बोलते हैं ग्लोब। तो स्पार्शिक, स्पार्शिक का मतलब है स्पर्श करके। तो देखो जब बच्चा दृष्टिबाधित है ना, उसको देखने में कठिनाई हो रही है, तो बच्चा जो है स्पर्श करके चीज़ों को महसूस करेगा, तो हमारा ये भी होगा। दृश्यपट सॉफ्टवेयर भी होगा, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें भी होंगी। दोस्तों ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या होती है, ब्रेल लिपि जो है अंधों के लिए बनाई हुई एक लिपि है, जिसके माध्यम से अंधे लोग या जो दृष्टि, जिन बच्चों को दृष्टि बाधित होती है वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं जिससे बच्चा जो है उसको स्पर्श कर करके पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर, सॉरी ये भी हमारा जो होगा मतलब अंधों के लिए या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ पूछा है जो सामग्री लाभदायक नहीं है। देखो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, जब बच्चा ठीक तरीके से देख ही नहीं सकता है या वो पूरी तरह से अंधा है, तो उसको छोटे अक्षरों वाली पुस्तकों का क्या काम, ठीक है। तो ये तो वैसे ही देखते ही पता चल रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। वह छात्र जिन्हें रिक्त स्थान है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों के समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जिस बच्चे को पाठ को पढ़ने में या फिर लंबे लंबे संदर्भों को समझने में कठिनाई महसूस होती है, तो उसको कौन सा विकार है, पर मस्तिष्कीय घात, गुणज वैफल्य, यह है दोस्तों पठन वैफल्य, या मनोगतिक दिव्यांगता। अब दोस्तों यहाँ बात जो हो रही है वो हो रही है पाठ पढ़ने की, ठीक है ना। पढ़ने से मतलब है पठन या वाचन, पठन वैफल्य या फिर वाचन वैफल्य। और गुणज, गुणज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया जैसे जोड़, भाग, गुना, ठीक है, घटाओ, ये सब क्या होती हैं, ये सब गणितीय संक्रिया होती हैं। अगर बच्चा इनमें जो है कठिनाई महसूस कर रहा होता है या उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होता है इन चीज़ों में, तो उसको गुणज वैफल्य होता है। लेकिन यहाँ बात पढ़ने की हो रही है, तो यहाँ होगा पठन वैफल्य। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त आधारभूत ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। दोस्तों यहाँ बात हो रही है नहीं दिया गया, बढ़ावा नहीं दिया गया। देखो उपयुक्त,
जो बच्चों के लिए उपयुक्त हो, ऐसा जो है आधार बनाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमारा ये भी होगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा, जरूरी नहीं है कोई बच्चा दिव्यांग हो तो वो पढ़ नहीं सकता या उसको पढ़ाना नहीं है। सभी के लिए शिक्षा समान है और सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए, यही समावेशन होता है। तो ये भी हमारा राइट होगा। उपयुक्त तकनीकी सुविधा, बच्चों को की ज़रूरतों के अनुसार जो शिक्षण सामग्री का उपयोग हो, तो हमारा ये भी आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है नहीं दिया जाए। दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, मतलब हर एक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक। अब हर एक बच्चे को एक शिक्षक पढ़ाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इसको बढ़ावा नहीं दिया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, गायन, सोच या फिर चलना? दोस्तों बहुत सारी प्रमुख अधिगम क्षमताएं हैं, जिनमें से कुछ है डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। मैं बता देता हूं, जैसे लेखन, अगर कोई लेखन संबंधी विकार हो, बच्चा लेखन में कठिनाई महसूस कर रहा हो, तो उसको कौन सा विकार होगा? उसको होगा डिस्ग्राफिया। उसको होगा डिस्ग्राफिया। और कोई बच्चा गणना संबंधित, गणना मतलब गणितीय संक्रिया में कठिनाई महसूस कर रहा हो, तो उसको होगा डिसकैलकुलिया। किसी बच्चे को भाषा संबंधी या संप्रेषण संबंधी दोष हो, जो बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति ठीक से ना कर पा रहा हो। देखो बात यहाँ ध्यान रखना, भाषा संबंधी और अभिव्यक्ति संबंधी, यहाँ बात पढ़ने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है भाषा संबंधी या फिर संप्रेषण, अपने विचारों का आदान प्रदान करने में जो है बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा हो, तो उसको कौन सा विकार होगा? उसको होगा डिस्फेजिया। ठीक है, तो यहाँ डिसलेक्सिया, अब डिसलेक्सिया किस मतलब किस विकार से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया पढ़ने के या वाचन के विकार से जुड़ा हुआ है। पढ़ना या वाचन, बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित विकार से जो है डिसलेक्सिया जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा, पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विद्या को अनुमति देना। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था अभी आपको, ठीक है ना। निश्चित अनुमति देना मतलब एक निश्चित पाठ्यक्रम बना दिया है कि बच्चों अब वे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। बच्चों के लिए एक निर्धारित कर दिया गया है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति जैसा हम बता रहे हैं ना वैसे ही करोगे। ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, मतलब कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो गया है ना, सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसका आरोप किसको दें? बच्चे की क्षमता को, कि बच्चे में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चा सीखना नहीं चाह रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो जहां बच्चे की कमी दिखाई दे रही हो तो बिल्कुल जो होगा नेगेटिव ऑप्शन होता है, क्योंकि हर बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा देर से सीखता है, और कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे सीखना चाहते हैं। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें, दत्त कार्य मतलब गृह कार्य दें, तो बारंबार बार बार कार्य दें और बहुत ज़्यादा उसको कार्य दें, ऐसा अभ्यास कराएं बच्चों को। तो दोस्तों नहीं, ये समावेशन का तरीका नहीं है। लेकिन सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, बच्चों को जो है सूचना प्रदान करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। मतलब अगर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख पा रहा है तो दूसरी तरीके से सीखेगा, है ना। ऐसे नहीं सीख पा रहा है तो तीसरे तरीके से सीखेगा। बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की ग्रहण क्षमता, ग्रहण शक्ति के अनुसार कार्य दें, ठीक है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों दृष्टिबाधिता मतलब बच्चा अंधा है, आंखों से उसको ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा, तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों दृश्य मतलब देखना, बच्चे को देखने से संबंधित प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कराने चाहिए? नहीं दोस्तों, बच्चा तो पहले ही अंधा है। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, ये हो सकता है, पर और विकल्प भी देख लेते हैं। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। दोस्तों मूक मतलब
जो बिना बोले हों, जिनमें बोल ना पा रहे हो, खाली चित्र चित्र चल रहे हो, पिक्चर पिक्चर चल रही हो, तो दोस्तों वो तो वैसे ही अंधा है बेचारा। वो जब तक सुनेगा नहीं तब तक ज्ञान को कैसे ग्रहण करेगा? देख के तो वो कर ही नहीं सकता है, उसको फिल्म दिखाने से फायदा ही कुछ नहीं होने वाला। बहुत सी संचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए दोस्तों। जब वो अंधा है, उसको चित्र हो या ना हो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कई प्रकार की स्पर्शनीय, जहां बच्चा स्पर्श करके चीजों को सीख सके, अपने हाथों के माध्यम से सीख सके, ठीक है ना, तो ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? संलीनता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, पठन वैफल्य या फिर गुणज वैफल्य। दोस्तों गुणज वैफल्य, बच्चा अगर गणितीय संक्रिया में कमजोर है तो होगा, है ना, गणितीय संक्रिया नहीं कर पा रहा है, अगर उसमें कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसको गुणज वैफल्य है, ठीक है ना। पठन वैफल्य, बच्चे में पढ़ने संबंधित कोई कठिनाई आ रही है, बच्चा पढ़ने से संबंधित कठिनाई महसूस कर रहा है, पढ़ने संबंधी विकार है तो पठन वैफल्य। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, दोस्तों इसको क्या, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने पहले ही बताया, ध्यान आसानी से भटक जाता है, ध्यान का भटकना। संलीनता, दोस्तों संलीनता होता है केवल खुद में गुम रहना, किसमें, खोए खोए रहना, खोए रहना या केवल खुद में गुम रहना, ठीक है। यहाँ बात हो रही है। और सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से चर्चा करना, बच्चों के साथ बातें करना, आपस में समवयस्कों के साथ खेलना, चर्चाएं करना, मौखिक अभिव्यक्ति करना, ये होती है सामाजिक अंतःक्रिया। जबकि बच्चा जो है इसी में कठिनाई, इसी में चुनौती महसूस कर रहा है तो उसको कौन सा विकार है? संलीनता, क्योंकि ऐसा बच्चा हमेशा एकांत में बैठा रहता है और अकेले रहना पसंद करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा संलीनता। पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? पढ़ने से संबंधित दिक्कत, है ना, स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। दोस्तों सुनने से संबंधित होगा तो श्रव्य बाधित होगा, श्रव्य बाधित। देखने से संबंधित होगा तो दृश्य बाधित। और अगर स्केच बनाना मतलब लिखने से संबंधित, एक तरह से इसको मानना, स्केच बनाना या ग्राफ बनाना किसी चीज का, तो ये क्या होता है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया विकार, ठीक है ना। लिखने से संबंधित या रेखाएं खींचने से संबंधित विकार है तो डिस्ग्राफिया। लेकिन यहाँ बात हो रही है पठन वैफल्य। पठन और वाचन दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है ना। पठन का मतलब भी पढ़ना होता है, वाचन का मतलब बोलना होता है। हम पढ़ते कैसे हैं? हम पढ़ते बोल बोल कर हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा, पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से वाचन कौशल में चुनौती का कारण बनता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। दोस्तों सरल से कार्य देने से कोई मतलब नहीं होता, बच्चा दृष्टिबाधित जरूर है पर वो हर कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और समर्थक उपकरण का मतलब होता है बच्चों की जरूरतों के अनुसार उपकरणों को बाधित कर दे, मतलब उन पर पाबंदी लगा दो। नहीं दोस्तों, अगर कोई बच्चे को कम दिखता है तो उसको चश्मा दो, जिसको कम सुनता है तो उसको कम सुनने वाली जिससे बच्चे को ज़्यादा सुनाई दे ऐसी मशीन ला के दें। और अधिक से अधिक सूचनाएं दें ये भी नहीं है, लेकिन लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। जो लिखित सूचनाएं हैं या जो लिखित रूप में परिभाषित किया जा रहा है उसको शिक्षक को मौखिक रूप से परिभाषित करना चाहिए, मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। क्योंकि ये बच्चा देख नहीं सकता है जो लिखित सूचनाओं को पढ़ लेगा, है ना। ऐसा बच्चा देख नहीं सकता है तो वो लिखित सूचनाओं को कैसे ग्रहण करेगा। लेकिन मौखिक रूप से जब कोई संप्रेषित करेगा तो बच्चा सुनकर उसको ग्रहण कर लेगा।
हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। संलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, नहीं दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। आवेगशीलता, ये भी नहीं है दोस्तों। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, बिल्कुल ये है। औसत से ऊपर बुद्धि लाभ स्तर, ये नहीं, ठीक है ना। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मैंने बताया संलीनता विकार से जूझते छात्र जो होते हैं वे एकांत में रहना पसंद करते हैं, वे लोगों से कम बोलते हैं और चुप चुप रहते हैं, कक्षा में खोए खोए रहते हैं। तो इसको कौन सा विकार होता है? संलीनता विकार, यानी अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बातें करना, है ना। ये बच्चे बातें नहीं करते हैं, ये बहुत कम बातें करते हैं और एकांत में बैठे रहते हैं सबसे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? पाठ या विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्य को याद कर रखने से, शारीरिक अंगों के समन्वयन से, अंकों के प्रकलन से। दोस्तों पाठ या विषय वस्तु को पढ़ने से संबंधित होता तो यहाँ क्या होता? यहाँ होता डिसलेक्सिया यानी पठन विकार या वाचन विकार से। तो ये भी नहीं है, तथ्यों को याद करने से भी नहीं, लेकिन शारीरिक अंगों के समन्वयन से। क्या? शारीरिक अंगों के समन्वयन से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति या टेस्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किस में अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, नहीं। अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, ये भी नहीं। दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समन्वय में, ये भी नहीं। विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में, हाँ ऐसे बच्चों की मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार का प्रारूप की लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो दोस्तों देखो, न्यून अवधान क्रिया अति सक्रियता विकार क्या होता है? इसमें बच्चे का ध्यान आसानी से भटक जाता है, बच्चा बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इसको बोलते हैं आवेग में आ जाना या आवेगशीलता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, आवेगशीलता। ये क्या है? ये जो है न्यून अवधान अति सक्रियता विकार के बच्चे का लक्षण है या फिर उसकी विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? ठीक है, अधिगम अशक्तताओं से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम अशक्तताओं से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तताओं से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। अधिगम अशक्तताओं तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इस लिहाज से आप अगर किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो है हमारा महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों पहले तो इनमें से नेगेटिव ऑप्शन को खत्म कर दो। देखो ठीक है ना, इसमें हमसे दो ही चीज के बारे में पूछा है, पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य के बारे में। सबसे पहले दो चीज जो है, जो आम ऑप्शन होते हैं जो देखते ही लगता है गलत है, उसको जो है बिल्कुल हटा दो। जैसे मैंने पीछे बताया है आपको, मैंने बताया था जब मानकीकृत का यूज आ जाए, मानकीकृत शब्द आ जाए, वो नेगेटिव होगा, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो हमारा यही ऑप्शन कट जाता है दूसरा। अब है अध्यापक केंद्रित शिक्षा। अध्यापक केंद्रित शिक्षा का मतलब है तानाशाही रवैया, जैसा अध्यापक चाहे आपको वैसा करना है और वैसे ही पढ़ना है। दोस्तों बिल्कुल गलत। शिक्षा जो है बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित है या छात्र केंद्रित है।
पाठ्य पुस्तक, विषय वस्तु का स्वरूप सब जो है बच्चे की क्षमता, बच्चे की ग्रहण शक्ति के अनुसार होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो हमारा ये ऑप्शन भी जो है कट जाता है। तो हमारे 2 और 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब बचा पहला और चौथा। दोस्तों, अधिगम आवश्यकताओं से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी कट जाता है। अधिगम आवश्यकताओं तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। आवश्यकताओं से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। दोस्तों, पहले एक बार अधिगम आवश्यकताओं की जो है विशेषता जान लेते हैं। इन बच्चों की क्या क्या विशेषता होती है, क्या अधिगम आवश्यकताओं की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले अधिगम में जो अक्षमता होती है, कोई बच्चा अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं अधिगम में अक्षमता या अशक्तता। ये परिवर्तन होती है। अधिगम में अक्षमता परिवर्तन होती है, परिवर्तनीय होती है, परिवर्तनीय या फिर चर कहते हैं ना, या चर होती है। इसको जो है अधिगम मतलब उचित अभ्यास के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। और दोस्तों, कुछ समय बाद अधिगम या क्षमताएं जो हैं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे अधिगम में परिपक्वता आने लगती है, ये अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। स्वतः खत्म हो जाती है। दोस्तों, ज्यादातर अधिगम या क्षमताएं जो होती हैं मनोवैज्ञानिक होती हैं। ज्यादातर अधिगम या क्षमता मनोवैज्ञानिक होती है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए ऐसे संशोधित करना। ये हो सकता है, पर अगले विकल्प भी देख लेते हैं। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्यों को पूरा करना। नहीं दोस्तों, ये नहीं है। रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाना। दोस्तों, समूह बनाना, वर्गीकृत करना बच्चों को, ठीक है, ये सब नेगेटिव होते हैं। तो ऐसा कोई सा भी विकल्प हो उसको देखते ही कट कर देना। आकलन से क्या पता चलता है, एक तो शिक्षक को अपने अध्यापन का पता चलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना प्रभावी रहा। ठीक है, कितना प्रभावी रहा, बच्चा कितना सीखा या कितना नहीं सीख पाया, ये सब जो है आकलन से पता चलता है। और अगर उनमें कोई कमी रह गई हो तो उसमें वृद्धि करने के लिए, सीखने को में वृद्धि करने के लिए बच्चों को तो शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। कैसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये सब आकलन से पता चलता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए ऐसे संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ पढ़ने में लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। किससे? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, श्रवण बाधित या फिर लेखन वैकल्य। दोस्तों, गुणज वैकल्य का मैंने आपको बताया था, गणितीय संक्रिया, गणना संबंधित, है ना, गणना संबंधी कठिनाई हो जिस बच्चे को। श्रवण मतलब सुनने संबंधी, सुनने में दिक्कत हो बच्चे को। लेखन मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई हो।
और पठन वैकल्य, पढ़ने या वाचन संबंधी दिक्कत हो, पढ़ने या वाचन संबंधी कठिनाई हो। अब दोस्तों अगर किसी बच्चे को पठन वैकल्य है तो उसको कौन सा विकार हो सकता है पठन वैकल्य वाले बच्चे को? ये मैंने आपको पीछे बताया है। पठन वैकल्य वाले बच्चे को सॉरी डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया। यहां लिख देता हूं मैं दूसरे का, डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे को गुणज वैकल्य है, मतलब गणना संबंधी दोष है या गणितीय संक्रिया करने में कोई कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसको कौन सा विकार है? उसको है डिसकैलकुलिया। अगर श्रवण बाधित है तो सुनने से संबंधित, लेखन वाक्य मतलब लेखन से संबंधित बच्चे को दिक्कत आ रही है तो उसको होगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा पठन वैफल्य। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को दिक्कत आती है जो पठन वैकल्य या पठन वैफल्य से जूझ रहे हों। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, मुद्रित किताबें, उप शीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। दोस्तों यहाँ बात हो रही है जो बच्चे सुन नहीं सकते, ठीक है ना, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं होगी? मुद्रित पुस्तकें होंगी, उप शीर्षक वाले वीडियो होंगे, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र भी होंगे। लेकिन श्रव्य किताबें, श्रव्य मतलब ऐसी कोई भी सीडी हो, या किताबों से मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने इन्होंने किताबें लिख दिया तो आप कन्फ्यूजन के लिए लिखते हैं श्रव्य किताबें, क्योंकि किताबें बोलती नहीं है, है ना। और यहाँ बात क्या हो रही है? सुनने संबंधी। तो किताबें बोलती नहीं है, यहाँ किताबों का मतलब है कोई सीडी हो, कोई सॉफ्टवेयर हो जो सुनने से संबंधित हो। जब बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो उन ऐसी सीडी का, ऐसे सॉफ्टवेयर का उसके लिए क्या फायदा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ राइट आंसर होगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रव्य किताबें जो हैं ये सामग्री उपयुक्त नहीं होगी। दोस्तों हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।